भारत में जो अभियान अभी शुरू हुआ है व्यवस्था परिवर्तन का, भारत में ये जो भारत स्वाभिमान अभियान शुरू हुआ है नीतियों के परिवर्तन का, ये अभियान अलग अलग समय पर दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में चल चुका है। मैं कुछ उदाहरण से आपको बताऊं। जैसे हम भारत स्वाभिमान अभियान भारत में इस समय चला रहे हैं, आज से लगभग 250 वर्ष पहले ऐसा ही एक अभियान जापान में चला था, जब जापान विदेशी शक्तियों का गुलाम हो गया था। 16वीं शताब्दी में जापान के एक राजा से छोटी सी गलती हो गई, और वो गलती ये हुई कि उसने हॉलैंड के देश की एक व्यापारी कंपनी को व्यापार करने के लिए जापान में लाइसेंस दे दिया। जापान का एक बहुत बड़ा शहर है, उसका नाम है नागासाकी। आप जानते हैं ये नागासाकी वो शहर है जिसके ऊपर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था सन 1945 में, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर। एक और शहर है नागासाकी नजदीक में हिरोशिमा, वहां भी एटम बम गिराया गया था 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। तो नागासाकी नाम के शहर में 16वीं शताब्दी में 1600 के आसपास एक डच कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस मिल गया। वो कंपनी नागासाकी में घुस गई, धीरे धीरे उसका व्यापार शुरू हुआ, मुनाफा उनको वहां मिलने लगा, तो कुछ और डच कंपनियां वहां घुस गईं। फिर ये डच लोगों की मदद से स्पेनिश लोग वहां पहुंच गए, फिर उनकी मदद से कुछ फ्रांसीसी लोग पहुंच गए, फिर पीछे से अंग्रेज पहुंच गए, और अंत में वहां अमरीकी भी पहुंच गए। 1858 तक आते आते जापान की ये हालत हो गई कि जो जापान 16वीं शताब्दी तक संपूर्ण स्वदेशी और स्वावलंबी था, वो 1858 तक आते आते दुनिया के ये 5-6 देशों की गुलामी में फंस गया। जापान का एक इलाका अमेरिका ने कब्जे में ले लिया, एक इलाके पे ब्रिटेन का कब्जा हो गया, कुछ इलाके पे डच लोग काबिज हो गए, हॉलैंड वासी काबिज हो गए, कुछ इलाके में स्पेनिश लोग काबिज हो गए। ऐसे अलग अलग देशों ने जापान के अलग अलग हिस्सों पे कब्जा कर लिया। आप जानते हैं कि जापान एक ऐसा देश नहीं है जैसे भारत है। जापान छोटे छोटे टापुओं में बसा हुआ देश है, द्वीप समूहों में बसा हुआ देश है। जैसे अभी हमारे यहाँ कुछ भाई बहन आए हैं अंडमान निकोबार से। अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है। पूरा जापान देश अंडमान निकोबार जैसे सैकड़ों द्वीप समूहों का मिला हुआ देश है। वो पूरी तरह से मैदानी भूमि नहीं है, तो वहां छोटे छोटे द्वीप समूहों पर विदेशियों के कब्जे हो गए। कुछ द्वीप समूह हॉलैंड वासियों के कब्जे में, कुछ ब्रिटेन के, कुछ अमेरिका के, कुछ फ्रांस के और कुछ स्पेन के, और पूरे जापान में ये गुलामी आ गई। जापान में हर वस्तु इन देशों की बिकने लगी। अंग्रेजी वस्तुएं बिकने लगी, हॉलैंड वालों की वस्तुएं वहां बिकने लगी, फ्रांसीसी वस्तुएं, अमरीकी वस्तुएं, सारे दूसरे देशों की वस्तुएं जापान में बिकने लगी। और जापान के अपने जो उद्योग धंधे चला करते थे वो धीरे धीरे उजड़ते गए, खत्म होते गए। 16वीं शताब्दी तक जापान में छोटे छोटे हजारों लाखों उद्योग चलते थे। इन विदेशियों ने आकर जापान की भूमि के छोटे स्वदेशी उद्योगों को खत्म कर दिया और विदेशी वस्तुओं का बोलबाला पूरे जापान में बढ़ता ही चला गया। तब जापान में क्रांति हुई और उस क्रांति की शुरुआत 1858 से हुई। 1858 में मेजी नाम का एक व्यक्ति जापान में निकला। जैसे हमारे देश में इस समय हम परम पूजनीय स्वामी जी को देखते हैं भारत स्वाभिमान के नेतृत्व के रूप में, सेनापति के रूप में, ऐसे ही जापान में एक व्यक्ति का उदय हुआ। उसका नाम था मेजी। 1858 में उसने जापान को संगठित करना शुरू किया और जापान के लोगों को ये एक विचार उसने देना शुरू किया कि जापान की गरीबी, जापान की भूखमरी, जापान की बेरोजगारी, जापान की आर्थिक मारामारी, ये जितनी खराबी जापान में आई है ये विदेशियों के जापान में आने से शुरू हुई है। इन विदेशियों के जापान में आने से पहले का जापान बहुत अच्छा जापान था। जैसे भारत में अंग्रेजों के आने के पहले का भारत बहुत अच्छा भारत था, वैसे ही विदेशियों के जापान में प्रवेश करने के पहले का जापान बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत समृद्धशाली, स्वावलंबी, स्वदेशी जापान था। मेजी की इन बातों को जापान के लोगों ने सुना। धीरे धीरे लोगों में एक विचार पनपने लगा। तो लोग पूछने लगे कि आखिर हमारी इस विदेशी गुलामी से हमको मुक्ति कैसे मिलेगी। तो वो जो मेजी नाम का नेता था जापान का,
जो बाद में जापान का राजा बना, शासक बना, एक तरह से राष्ट्रपति बना, उसने लोगों को समझाना शुरू किया कि बहुत आसान काम है, जापान को अगर इन विदेशियों की ताकत से आजाद कराना है तो इन विदेशियों की बिकने वाली जो वस्तुएं जापान में हैं, सबसे पहले इनका बहिष्कार करो, ताकि इन विदेशियों को आर्थिक मदद हमारे देश से जो मिल रही है वो बंद हो जाए। और जब इन विदेशियों को जापान से मिलने वाली आर्थिक मदद बंद हो जाएगी तो इन विदेशियों का जापान में रहने का दूसरा कोई लालच नहीं है, वो यहां से छोड़कर अपने आप चले जाएंगे। इनको आर्थिक ताकत जो हम दे रहे हैं वही इनको जापान में टिकाए हुए है। लोगों की समझ में ये स्वदेशी की बात आ गई और जापान में एक जबरदस्त स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। परिणाम क्या हुआ? जापान के नागरिकों ने अमेरिकी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू किया, जापान के नागरिकों ने अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू किया, जापान के नागरिकों ने हॉलैंड की डच वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू किया, जापानी नागरिकों ने फ्रांसीसी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू किया। उसी समय क्या हुआ कि जब ये जापानी लोग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे तो अमेरिका में, फ्रांस में और ये ब्रिटेन में और ये हॉलैंड में खलबली मच गई। इन देशों में खलबली ये मच गई कि जापान में अगर ये स्वदेशी आंदोलन चल गया और सफल हो गया तो जापानी लोग तो आजाद हो जाएंगे, हमारी गुलामी से बाहर चले जाएंगे, फिर हमारे लिए इतना बड़ा बाजार जो जापान का है ये निकल जाएगा, तो हमें कुछ करना चाहिए। तो इन सब देशों ने मिलकर जापान को डराना शुरू किया, धमकाना शुरू किया। इन देशों ने जापान के ऊपर हमले करना शुरू किया। ये हमारे देश की वातावरण, कानून और व्यवस्था की अनुकूलता, ये चार चीजें एक साथ हों तब कहा जाता है कि किसी देश में उद्योग का विकास होता है। अब जापान की कमनसीबी देखिए कि जापान ने जब ये क्रांति शुरू की, स्वदेशी क्रांति, और उन्होंने विदेशियों के कब्जे से अपने देश को आजाद कराने की मुहिम चलाई, उस समय जापान में कुछ नहीं था, उनके पास संसाधन नहीं थे। जापान में अगर प्राकृतिक संसाधन आप देखेंगे ना तो दो तीन चीजें ही उनके देश में हैं जो पैदा होती हैं। एक तो कोयला पैदा होता है, भरपूर मात्रा में जापान में कोयला पैदा होता है जो प्रकृति ने उनको दिया है, ईश्वर ने उनको दिया है। दूसरा, जापान में बहुत बड़े पैमाने पर सिल्क का उत्पादन होता है, हजारों वर्षों से होता है। तो सिल्क और कोयले को छोड़कर 1858 में तो जापान के पास कुछ उत्पादन भी नहीं था। दो ही चीजें होती थी, या तो कोयला होता था या तो सिल्क उनके पास होता था। दूसरे रॉ मटेरियल उनके पास नहीं थे, पूंजी उनके पास नहीं थी। तो पूंजी नहीं थे, रॉ मटेरियल नहीं थे और विदेशियों की गुलामी में पूरा देश था, तो कानून और न्याय और सारी व्यवस्थाएं उनके अनुकूल नहीं थी। जापानियों के पास एक ही चीज थी। जब भी किसी जापानी अर्थशास्त्री को आप ये पूछेंगे कि 1858 की आपकी क्रांति सफल कैसे हुई, आपके पास तो कुछ नहीं था, न पूंजी थी, न संसाधन थे, न रिसोर्सेस थे आपके पास, न अनुकूल वातावरण था, न कानून व्यवस्था आपके हाथ में थी, फिर भी जापान को आपने ऐसा बना लिया। तो वो सारे के सारे अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री जापान के एक ही जवाब देते हैं, हमारे पास कुछ नहीं था लेकिन हमारे पास आत्मविश्वास था, हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि हम हमारे देश को आजाद कराएंगे विदेशियों से और एक दिन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। बस इसी आत्मविश्वास ने हमको सब कुछ दे दिया, हमारे पास कुछ नहीं था। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। जिस देश के पास कुछ ना हो, प्राकृतिक संसाधन ना हो, कुछ ना हो, वो देश आत्मविश्वास के सहारे, अपनी ताकत के सहारे कितनी दूरी चलता है और कहां पर आकर खड़ा होता है। एक छोटा सा उदाहरण देके ये खत्म करूंगा, फिर दूसरे देश की कहानी सुनाऊंगा। जापान में जब ये मित्सुबिशी कंपनी बनी तो कंपनी के सामने भी यही संकट था, पूंजी नहीं है। कंपनी का फॉर्मेशन तो हो गया, कई आत्मविश्वासी जापानियों ने मिलकर कंपनी तो बना ली, लेकिन पूंजी कहां से लाएं कंपनी चलाने के लिए। तो जापान के जो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी थे ना, इन्होंने एक संकल्प लिया कि हम कहीं से बाहर से भीख मांगेंगे नहीं, किसी से उधार लेंगे नहीं, किसी से कर्ज लेंगे नहीं, और फिर भी हम इस कंपनी को आगे लेके जाएंगे और चलाएंगे। तो इन लोगों ने पता है रास्ता क्या निकाला? इन्होंने रास्ता ये निकाला कि पूंजी तो पैदा हो सकती है अगर अतिरिक्त श्रम हमारे पास हो। ये अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है कि अगर सरप्लस लेबर आपके पास है तो सरप्लस लेबर से आप पूंजी को पैदा कर सकते हैं। तो जापानी जो कारीगर होते थे, जापानी जो मजदूर होते थे, उन्होंने कंपनी में काम करना शुरू किया।
तो पता है उनको एक दिन में 6 घंटे का काम करना पड़ता था। उन्होंने कहा हम 12 घंटे काम करेंगे और तनख्वाह उतनी ही लेंगे, पगार उतनी ही लेंगे, वेतन उतना ही लेंगे। 6 घंटे का वेतन लेंगे, 12 घंटे काम करेंगे। आप सोच रहे हैं, 6 घंटे का वेतन लेंगे, 12 घंटे काम करेंगे, 4-5 घंटे का वेतन लेंगे, 12 घंटे काम करेंगे, माने अतिरिक्त श्रम करेंगे। और सारे जापान के मजदूरों ने पूरे देश के छोटे छोटे बड़े बड़े कारखानों में इस उद्देश्य से काम करना शुरू किया कि हमारे देश के पास पूंजी नहीं है, हमें पूंजी पैदा करनी है, विदेशों से हमें हाथ फैला के भीख मांगनी नहीं है, कर्ज किसी से लेना नहीं है, हम अपने श्रम का बलिदान करेंगे, श्रम का उपयोग करेंगे, ज्यादा देर से श्रम करेंगे। 6 घंटे का काम 12 घंटे और 13 घंटे, 14 घंटे, कई कई फैक्ट्रियों में तो लोग 16-16 घंटे काम किया करते थे, तनख्वाह और वेतन सिर्फ 6 घंटे का लिया करते थे। इसमें से पूंजी पैदा हुई। और ध्यान रखिएगा, ये काम जापान के मजदूरों से किसी ने जबरदस्ती नहीं कराया, अपनी स्वयं प्रेरणा से और भावना से उन्होंने ये काम किया। जापान का नेता आप सोचिए कितना तेजस्वी रहा होगा, कितना चमत्कारी रहा होगा, जिसका नाम मेजी मैंने आपके सामने लिया, जिसने जापान के लोगों में इतनी भावना भर दी कि दूसरों से भीख मांगने से अच्छा है हम ज्यादा मेहनत करके पूंजी बनाएं। तो 6 घंटे का वेतन लेके 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम किया और इसमें से मित्सुबिशी कंपनी ने पूंजी पैदा की और उस पूंजी को फिर उन्होंने गुणात्मक रूप से मल्टीप्लाई किया और धीरे धीरे जापान आज दुनिया में सबसे ज्यादा तरल पूंजी वाला देश बन गया। अभी सारी दुनिया के अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि अमेरिका के बाद दुनिया में किसी देश के पास सबसे ज्यादा तरल पूंजी है, जिसको लिक्विडिटी कहते हैं, वो जापान के पास ही है। और अमेरिका की बड़ी बड़ी बैंकें जापान के कब्जे में हैं, अमेरिका की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनियां अमेरिका में जापान के कब्जे में है। और इस समय अमेरिका की हालत तो बहुत खराब हो चुकी है। अगर आपको एक वाक्य में मैं कहूं कि अमेरिका के डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर चीन का कब्जा है और अमेरिका की फाइनेंशियल जो बैकबोन है, जो उनकी रीढ़ की हड्डी है वैयक्तिक और आर्थिक रूप से, उस पर पूरी तरह से जापान का कब्जा है। तो ऐसा जब स्वदेशी आंदोलन किसी देश में चलता है तो कहां से कहां किसी देश को ले जाता है। आज जापानियों को गर्व है इस बात पर कि वो जापानीज भाषा में काम करते हैं, सारी शिक्षा जापानीज में होती है, जापान की वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जापानी सभ्यता और संस्कृति को 1 इंच भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। जापानी संस्कृति में आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है जमीन पर बैठना, जमीन पर सोना, जमीन पर खाना और जमीन पर ही सारे काम करना। आप जापान के किसी भी बड़े से बड़े घर में चले जाइए, वो करोड़पति का घर हो, अरबपति का घर हो या रोडपति का घर हो, वो आपको जमीन पर ही बिठा के खाना खिलाएगा, जमीन पर ही आपको सुलाएगा, जमीन पर ही आपके साथ वो बैठेगा। वो मित्सुबिशी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का घर हो या मित्सुबिशी के किसी साधारण मजदूर का घर हो, उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। जापानी संस्कृति में माना यह जाता है कि लकड़ी के बर्तनों में खाना सबसे पवित्र होता है। आप जानते हैं भारत में भी साधु सन्यासी लकड़ी के पात्रों में ही भोजन करते हैं। जापान की संस्कृति में यह है कि लकड़ी के पात्र में ही भोजन करना सबसे पवित्र है। तो जापान के करोड़पतियों के घरों में लकड़ी का कटोरा मिलेगा, लकड़ी का गिलास मिलेगा, लकड़ी की चम्मच मिलेगी और घर में खाना बनाने के लिए जो थोड़े बहुत उपकरण लगते हैं वो भी सारे लकड़ी के ही मिलेंगे। आप किसी बड़े से बड़े जापानी के घर में जाएंगे, बैठने को कुर्सी नहीं मिलेगी, सोफा नहीं मिलेगा, सोने के लिए डबल बेड नहीं मिलेगा और आप उनसे पूछेंगे कि क्या आप गरीब हैं जो ये सोफा नहीं खरीद सकते, या आप जो है डबल बेड नहीं ले सकते, या डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा नहीं सकते, तो वो आपको बहुत तेज गुस्सा होकर, हो सकता है गाली में भी आपसे बात करे और वो कहेगा कि हम ये सब कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं है क्योंकि हमारी संस्कृति में इसकी इजाजत नहीं। तो अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ा, अपने धर्म को नहीं छोड़ा उन्होंने। जापानी लोग जानते हैं बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, उस बौद्ध धर्म का पालन वो आज से नहीं हजारों वर्षों से अपने देश में करते आए। तो ना धर्म छोड़ा, ना संस्कृति छोड़ी, ना भाषा छोड़ा, ना उन्होंने अपना पहनावा छोड़ा, ना उन्होंने स्वदेशीपन छोड़ा, ना उन्होंने देशभक्ति छोड़ी, अपनी
सब कुछ उनके यहाँ खून में, रग रग में बसा हुआ है। कारण उसका एक है कि जापान के विद्यार्थियों को बचपन से जो शिक्षा दी जाती है उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण पाठ है जो सिखाया जाता है। जापानी होना क्या है, जापानी भाषा का महत्व क्या है, जापानी संस्कृति का महत्व क्या है, जापानी सभ्यता का महत्व क्या है, ये बच्चे वहां पहली कक्षा से सीखते हैं। और उनको पहली कक्षा से जब ये सब बातें बार बार सिखाई जाती हैं तो बड़े होकर उनमें जापान की भावना कूट कूट कर अपने आप आ जाती है। इसलिए वो कभी देशद्रोह नहीं करते और वो कभी अपने देश से गद्दारी नहीं करते। जापान में इतना शर्म माना जाता है किसी व्यक्ति के लिए कि अगर उसके ऊपर भ्रष्टाचार का थोड़ा बहुत कोई मामला खुल जाए तो। सामान्य रूप से आपने अगर अखबार पढ़े हो, समाचार पत्र पढ़े हो तो पता चलता है कि जापान का कोई नेता थोड़े भी भ्रष्टाचार में कहीं लिप्त पाया गया और उसकी बात अखबार में गलती से भी छप गई, अगले दिन वो आत्महत्या ही कर लेगा, इससे कम पे वो समझौता नहीं करेगा। और उनका कहना यह है कि मेरे देश की बदनामी हो उससे बेहतर यह है कि मैं खुद देश के लिए मर जाऊं। कितने प्रधानमंत्री वहां आत्महत्या कर चुके हैं। बाद में इंक्वायरी हुई, कमीशन बिठाए गए तो पता चला वो बात गलत थी, लेकिन वो आत्मसम्मान बचाने के लिए आत्महत्या तो कर ही लेते हैं। ऐसा जापान बना स्वदेशी आंदोलन के गर्भ में से निकल के, जो स्वदेशी आंदोलन वहां 1858 में चला। तो